Good morning, students. As you know, students, we are studying second unit, Understanding Oneself, Adolescence, and we are studying chapter number 6. We will continue this chapter in this video, Media and Communication Technology. And today's topic is how does communication take place? संचार कैसे होता है? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। इस चैप्टर का जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था तो संचार की प्रोसेस पूरी पढ़ी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि संचार है क्या और ये कैसे होता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखेंगे, तभी सेकंड पार्ट लेंगे। तो इसमें हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन है ये वो कैसे होता है। तो जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया भी कहता है, कम्युनिकेशन मीन्स जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क करता है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जैसे मैं आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? सेंडर। और आप मेरा मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो आप कौन हुए? आप हुए रिसीवर या फिर प्राप्तकर्ता। संचार की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है? किसी भी माध्यम के द्वारा प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक। प्रेषक मीन्स ये जो प्रेषक है ये कौन है? ये है सेंडर, यानी कि जो मैसेज भेज रहा है। और प्राप्तकर्ता कौन है? जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो किसी भी माध्यम के द्वारा, चाहे ये जो माध्यम है ये कोई भी हो सकता है। जैसे अब हम ये जो अपना मैसेज भेज रहे हैं, ये मैसेज भेज रहे हैं वीडियो के द्वारा। सूचनाओं, जानकारियों का आदान प्रदान संचार प्रक्रिया कहलाता है। सेंडर के द्वारा जो भी कोई सूचना या फिर इंफॉर्मेशन भेजी जाती है और फिर रिसीवर के द्वारा उसका फीडबैक दिया जाता है, उसे ही हम संचार की प्रक्रिया कहते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है? इसमें जो आगे हम लेंगे, हम पढ़ेंगे अब संचार प्रक्रिया का क्रम, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जो संचार की प्रक्रिया है इसका जो क्रम है वो क्या है? इस क्रम में हम जो बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसने, क्या, किससे, कब, किस प्रकार का, किन परिस्थितियों में क्या कहा और उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं SMCRE मॉडल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं SMCRE मॉडल। अब ये SMCRE मॉडल, यदि आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि SMCRE मॉडल जो है वो क्या होता है। ये है SMCRE मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये एक मॉडल है। S4 क्या है? S4 है सोर्स। सोर्स क्या होता है? सोर्स मीन्स स्रोत। ठीक है, फिर दूसरा है M। M क्या है? मैसेज। मैसेज को हम क्या कहते हैं? संदेश। ठीक है, थर्ड क्या आता है इसमें? फिर C। C मीन्स चैनल। चैनल, ठीक है, जिस भी चैनल के माध्यम से हो सकता है। और R। R कौन है? रिसीवर या फिर प्राप्तकर्ता। जो भी मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। और इसके बाद ई और है SMCRE। ई मीन्स क्या है? ई मीन्स है इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं फीडबैक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड SMCRE मॉडल। और डिटेल में समझते हैं इसको। S फॉर सेंडर, जिसने मैसेज भेजा वो कौन है? वो है सेंडर। जिसने मैसेज भेजा वो सेंडर हो गया। क्या भेजा? मैसेज भेजा। ठीक है, फिर किस माध्यम से भेजा? किस चैनल से? यदि आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो मैसेज आपने फ़ोन के माध्यम से भेजा। किसको भेजा? जिसके पास आपने भेजा। और फिर उसने उस मैसेज की क्या फीडबैक दी, उसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कि उसको आपकी बात अच्छी लगी, खराब लगी, क्या लगी, उसको हम ई से मेज़र करते हैं और उसे ही हम फीडबैक कहते हैं। चलिए अब इसी प्रोसेस को थोड़ा डिटेल से समझते हैं।
सबसे पहले आता है सोर्स या फिर स्रोत। स्रोत का मतलब क्या है? स्रोत का मीनिंग उस व्यक्ति से होता है जो किसी संदेश को, संचार को शुरू करता है, उसको स्टार्ट करता है। किसी भी संचार प्रक्रिया का जो स्रोत है वो ही उस प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावी बनाता है और सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। मीन्स जो किसी टॉपिक की बात को स्टार्ट कर रहा है, किसी भी सूचना को, जानकारी के स्रोत को अपने दर्शकों तक, अपने श्रोताओं तक इस प्रकार प्रदान करना या अपने संदेश को इस तरह पहुंचाना जिससे जो रिसीवर है उसको संदेश पूरी तरह से समझ में आ जाए, उसे ही कौन कहते हैं? वो ही कौन है? वो क्या है? वो ही एक स्रोत है, वो ही सेंडर है, उसे ही हम सोर्स कहते हैं। कोई भी शिक्षक, माता पिता, आपका दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई आपका नेता हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जब अपने संदेश को इस तरह से पहुंचाता है वो ही क्या है? वो ही एक स्रोत है। नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं, सेकंड पॉइंट इसका, मैसेज या फिर संदेश। संदेश क्या है? संदेश क्या है? संदेश में जो मैसेज पहुंचा रहे हैं, उस सूचना से, उस जानकारी से हम संदेश को मेजर करते हैं जो कोई भी संचारक प्राप्त करता है, स्वीकारता है या उस पर कार्रवाई करता है। संदेश कोई भी तकनीकी से, वैज्ञानिक हो या फिर सामान्य जानकारी हो या किसी व्यक्ति के द्वारा, समूह द्वारा, जन समुदाय को रोजमर्रा की हमारी जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात या फिर कोई ज्ञान की बात, इस विषय से संबंधित ज्ञान या फिर हमारा विचार कुछ भी हो सकता है। एक जो अच्छा संदेश होता है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही संदेश या मैसेज कहते हैं। इसके बाद थर्ड हमारी प्रोसेस आती है चैनल। चैनल क्या है? चैनल जो है संचार का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा कोई भी जानकारी प्रेषक मीन्स सेंडर से प्राप्तकर्ता मीन्स रिसीवर तक पहुंचती है। ये फेस टू फेस भी हो सकती है, आप और मैं सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये इस तरह भी हो सकती है। ठीक है। संचार जो भी होता है मौखिक संचार भी हो सकता है। आज बहुत सारे संचार के बहुत सारे प्रभावी साधन हैं और इसी कारण से ये एक वैश्विक स्तर पर भी सर्वाधिक प्रचलित संचार का माध्यम है। हालांकि जो है आज जिस तरह से मॉडर्न युग चल रहा है उस समय पर बहुत सारे जो संचार के माध्यम हैं वो बहुत ही मॉडर्न आते जा रहे हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, इनको प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दी जाने लगी है। नेक्स्ट आता है फिर रिसीवर। अब ये रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्राप्तकर्ता को किसी भी संचार कार्य के लक्ष्य के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जो रिसीवर है कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके बाद हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन या फिर फीडबैक। कोई भी संचार प्रक्रिया जो होती है तब तक अधूरी है जब तक कि जो संदेश है उसके बारे में कोई फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त करना किसी भी संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। यदि मैसेज को फीडबैक अपेक्षा के अनुरूप हो तो संचार प्रक्रिया का चक्र पूरा हो जाता है और यदि उसके अनुरूप ना हो तो संचार प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। तो इसीलिए किसी भी संचार प्रक्रिया में क्या जरूरी है कि उसके लिए फीडबैक जरूरी है। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको मैसेज भेजा वीडियो के थ्रू, मैंने वीडियो बनाई है और आपको सेंड की, लेकिन यदि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, ये चैप्टर समझ आ रहा है, टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके रिलेटेड आप कमेंट करते हैं कि ये मैडम हमें ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया है या फिर इसमें ये पॉइंट हमें समझ नहीं आए हैं, तब क्या होता है? तब कम्युनिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तब जो सेंडर है उसको पता लग जाता है कि ये हमारे मैसेज में ये कमियां रह गई थी और इनको हमें रिमूव करना है, और तभी हमारा पूरी तरह से संचार कंप्लीट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है कम्युनिकेशन की और पूरी प्रोसेस तभी कंप्लीट होती है जब फीडबैक आ जाती है। इसीलिए सभी बच्चे वीडियो देखने के बाद फीडबैक जरूर देंगे।
इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, हमारा पॉइंट आता है संचार माध्यम क्या है। संचार माध्यम, व्हाट इज मीडिया, मीडिया क्या है। ये जो संचार माध्यम है या फिर मीडिया है, ये वह साधन है जो विभिन्न प्रकार की धारणाओं, विचारों, भावनाओं, नए तथ्यों, जानकारियों, अनुभवों इत्यादियों को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। संचार माध्यमों के प्रभाव, उपयोगिता और महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि संचार के विभिन्न माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट या फिर न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ प्रकाशित होती है या फिर विभिन्न एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, लेख आते हैं, उन सबको सुनने, देखने और पढ़ने के बाद हम उनसे किसी ना किसी रूप में ज़रूर प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्हें देखा हमने और उनका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, उनका कुछ ना कुछ हमारे ऊपर इफेक्ट जरूर आता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जब हम टीवी पर देखते हैं या फिर थिएटर पर देखते हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर में हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या किसी का भाषण सुनते हैं या कक्षा में यदि हमें कोई टीचर पढ़ाती है वो हम पाठ पढ़ते हैं या फिर कोई हमारा घर का इक्विपमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत हम घर बैठकर इंटरनेट के द्वारा उसके जिससे हमने खरीदारी की है वहाँ तक करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं। इन सब में जो नॉर्मल बात होती है वो ये होती है कि ये जो मैसेज हैं हम ये लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम किसी से मोबाइल पर बात करते हैं तो हवा उस माध्यम के रूप में काम करती है जिससे ध्वनि तरंग संचारित होती है। इसलिए यदि संचार एक प्रक्रिया है तो संचार माध्यम जो मीडिया है वो वह साधन है जो किसी सूचना को, संदेश को या फिर विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। आजकल के समय में जनसंचार माध्यमों में संचार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि संचार माध्यम या मीडिया का अर्थ केवल रेडियो और टीवी तक ही सीमित है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है कि सभी प्रकार के जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर वाले या फिर बेतार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और वायरलेस टेक्नोलॉजी, वो सब भी संचार माध्यमों मीडिया की ही श्रेणी में आते हैं और ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। आज जो है प्रौद्योगिकी विकास के कारण ही आज संचार प्रक्रिया के लिए मीडिया के रूप में असंख्य बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है। इसके बाद हम देखते हैं संचार माध्यमों का वर्गीकरण। अब ये जो संचार माध्यमों का वर्गीकरण है ये हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पारंपरिक का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल, जो हमारे ट्रेडिशन में पुराने समय से चला आ रहा है, और एक हम पढ़ेंगे आधुनिक, इट मीन्स मॉडर्न मीडिया। ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल भी पढ़ेंगे और मॉडर्न मीडिया भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेडिशनल मीडिया क्या है। देखिए, जो ट्रेडिशनल मीडिया है इनका तात्पर्य क्या है, इनका तात्पर्य है, इनका मीनिंग है उन मीडियम्स से है जिनका प्रयोग पुरातन काल से चला आ रहा है। इन्हें संचार के देशी माध्यम भी कहा जाता है। इट मीन्स ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है ये आज का नहीं है, ये पुराने समय से चला आ रहा है। अब पुराने समय से क्या चला आ रहा है, जैसे कठपुतली, ठीक है, कठपुतली का पहले समय से चला आ रहा है। लोक नृत्य हो गया, लोक रंगमंच हो गया, मौखिक साहित्य हो गया, मेले हो गए, त्योहार मनाना हो गया, अनुष्ठान हो गया, प्रतीक हो गया। ठीक है, कोई भी अनुष्ठान और प्रतीक हो सकता है, संकेत हो गया, पोस्टर हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। उसके अलावा बहुत सारी जो पब्लिश्ड मटेरियल है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो बच्चों, ये सारे पारंपरिक संचार माध्यम हैं जो पुराने समय से हमारे
पुराने समय से चले आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न संचार मीडिया या फिर आधुनिक संचार माध्यम क्या होता है। ये जो आधुनिक संचार माध्यम है, इसका मीनिंग उन माध्यमों से है जो प्रौद्योगिकी के या टेक्नोलॉजी के विकास के कारण हमारे अस्तित्व में आए हैं। इन्हें डिजिटल माध्यम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको पता ही है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, आप गूगल क्लासरूम अटेंड करते हैं, और उसके अलावा आप अपनी बात को किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, नेट के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। इसके विकास के या फिर इसके आविष्कार के और निरंतर विकास के कारण नए नए संचार माध्यमों का बहुत तेज़ी से विस्तार होता चला जा रहा है, और नई नई जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब ऐसी आकर्षक विशेषताओं के साथ आ रहे हैं और डेली नए नए फीचर्स लेकर आ रहे हैं, जिनसे सूचनाएं और संदेश जो भी मैसेज होते हैं, इनकी गुणवत्ता, प्रसारण और क्षमता में बहुत सुधार डेली हो रहा है। जब हमारा फ़ोन पुराना हो जाता है तो हमें 10 दिन बाद पता लगता है कि इसका नया फीचर आ गया। नया फीचर क्या लेकर आया, और उसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। आकार और उपयोग में सुविधाजनक होने के कारण ये माध्यम ग्रामीण और दूरस्थ जो भी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी उपयोग के लिए सुगम होते जा रहे हैं और तेज़ी से प्रचलित होते जा रहे हैं। और इनके बढ़ते उपयोग के कारण जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसकी पहुंच भी लोगों तक बढ़ी है, और कंप्यूटर की उपलब्धता और इंटरनेट सुविधा से संचार माध्यम ने एक नए युग की शुरुआत हो गई है। आपने देखा भी होगा कि अब ये जो पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, कोरोना महामारी के कारण स्कूल्स बंद चल रहे हैं, लेकिन ये जो मॉडर्न मीडिया है, इसके थ्रू आपके पास वहीं बैठे बैठे सारे के सारे लेसन्स या फिर सारे आपके लेक्चर्स जितने भी हो रहे हैं, सब आपके पास पहुंच रहे हैं। किसके कारण, कौन माध्यम बन रहा है उसमें, ये मॉडर्न मीडिया ही माध्यम बन रही है। तो मॉडर्न मीडिया के थ्रू आपके पास सभी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। आप रेडियो उपग्रह हो गया, टेलीविज़न हो गया, या फिर आधुनिक पब्लिश्ड जो भी प्रिंटेड मटेरियल हो गया, फिल्म प्रदर्शन जो भी है, देखिए फिल्म प्रदर्शन भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी मूवीज़ भी ऑनलाइन आ रही हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, नवीन पद्धतियां हैं। ऑडियो कैसेट्स, या फिर आप उसके अलावा कह सकते हैं केबल और बेतार प्रौद्योगिकी। बेतार प्रौद्योगिकी मीन्स जिसमें तार नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन, वीडियो, फिल्म और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब किस चीज़ का माध्यम है, ये सभी के सभी आधुनिक संचार माध्यम है, जिसके थ्रू आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। अब ये ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया देखिए। ट्रेडिशनल मीडिया में हमारे पास पुराना टीवी हुआ करता था, न्यूज़पेपर होता था, ठीक है, तब हमारे पास, या फिर पोस्टमैन डाक लेकर आया करता था। अब क्या है, हम मैसेज करते हैं फेसबुक पर या फिर किसी ट्विटर साइट पर या किसी भी हम सोशल साइट पर हम मैसेज करते हैं, और वो सेकंडों में वो मैसेज हमारा फॉरवर्ड हो जाता है और वहाँ तक पहुँच जाता है। इट मीन्स टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है। इसके बाद हम लेते हैं संचार माध्यमों के कार्य। जो संचार माध्यम है, इनके कार्य क्या हैं? इनका पहला कार्य है सूचना प्रदान करना। संचार माध्यम का सबसे स्पेशल, सबसे मेन कार्य है सूचना को, मैसेज को प्रदान करना, सूचना का आदान प्रदान करना। आज के वैश्वीकरण और कंपटीशन के युग में सूचना एक प्रमुख शक्ति है, और बहुत सारे संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जैसे न्यूज़पेपर, इनके माध्यम से संचार को अत्यंत सुगम बना दिया है। नेक्स्ट है सहमत कराना या फिर प्रेरणा देना। ये प्रेरणा देना मीन्स मोटिवेशन हो गया। हम में से बहुत सारे लोग अपने, जो हमारे पास आई किसी भी प्रकार की धारणा या विचार, कुछ भी हो सकता है, इनको तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम उसको सोचते हैं, विचारते हैं, और यदि हम उससे सहमत या असहमत होते हैं तभी हम उसका समर्थन करते हैं। किसी भी धारणा या विचार के प्रति लक्षित दर्शक, श्रोता या फिर पाठक वर्ग की सहमति बनाने में संचार माध्यम बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए लक्षित दर्शक, श्रोता, पाठक, इन सब की मनोदशा और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर संचार माध्यमों का चयन और संदेशों की रूपरेखा निर्धारित की
जाती है। नेक्स्ट आता है फिर मनोरंजन। अब ये मनोरंजन या एंटरटेनमेंट क्या है? सभी प्रकार के, ट्रेडिशनल हो या फिर मॉडर्न हो, मॉडर्न है या फिर ट्रेडिशनल संचार माध्यम है, मनोरंजन के अनेकों विकल्प प्रदान करते हैं और वो भी सीधे हमारे घरों तक। डीटीएच जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट चैनलों पर लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि एजुकेशन को भी इजी और बहुत ज़्यादा रोचक बनाने के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग मनोरंजक रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाने लगा है, जिससे एजुकेशन भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आई होप आप वीडियो देखकर एंटरटेनमेंट भी होता है आपका और आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आती है फिर व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। संचार के बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जैसे आपको यदि कोई वीडियो भेजी जाती है साथ में उसकी पिक्चर भी भेजी जाती है, जब पिक्चर भेजते हैं तो आपको वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। आपको पिक्चर देखने के बाद उसके तथ्य दिए जाते हैं, आंकड़े दिए जाते हैं, जिससे वह मैटर आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिर मूल्यों का संप्रेषण। मूल्यों का संप्रेषण से मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़। बहुत सारे प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग समाज उपयोगी, हितकारी और मूल्यों के संप्रेषण के द्वारा एक स्वस्थ समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे नैतिक मूल्यों के विषय के लिए शिक्षा देने के लिए कहानी के रूप में आपको कोई कठपुतली का डांस दिखा दिया गया या आपको कोई कार्टून फिल्म दिखा दी गई, जैसे डीओई की जो क्लासेस आती हैं उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी कार्टून फिल्म दे दी जाती है, जिससे वो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाता है टॉपिक की उसमें उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। नेक्स्ट आता है फिर प्रशिक्षण। प्रशिक्षण से क्या मीनिंग है यहाँ पर? ट्रेनिंग से मतलब है, एजुकेशन से मतलब है। यहाँ पर बहुत सारे संचार जो माध्यम है इनका प्रयोग शिक्षा देने के लिए किया जा रहा है। जैसे आपको पता ही है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट आता है फिर समन्वयन। समन्वयन का मतलब है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से मतलब है कि आधुनिक जो संचार प्रौद्योगिकी हैं इनके विकास ने, इनके आविष्कार ने क्या कर दी हैं? दूरियां खत्म कर दी हैं। संचार के माध्यमों के उपयुक्त प्रयोग द्वारा अब हम एक स्थान पर बैठकर कहीं से भी पूरे भौगोलिक क्षेत्र में बहुत दूर तक बैठे हुए बहुत दूर वाले लोगों से बात कर सकते हैं, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन इजी हो गया है। इससे संचार की गति, कार्यक्षेत्र और परिशुद्धता की सीमा बढ़ गई है। और इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संचार के विभिन्न माध्यमों में समन्वय को बहुत ज़्यादा सुगम और इजी बना दिया है। नेक्स्ट आता है व्यवहारगत परिवर्तन। बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज से मतलब क्या है? बहुत सारी आजकल की सरकारें, बहुत सारे संगठन अपने लक्षित समूहों और लोगों के लिए अनेक विकास संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे साक्षरता का कार्यक्रम हो गया और महिला सशक्तिकरण हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गया, ईट हेल्दी हो गया, या कोई सा भी मुद्दा हो सकता है। इन सभी कार्यक्रमों की सफलता काफ़ी हद तक किससे उसका संचार हो रहा है? संचार माध्यमों के द्वारा वो लोगों तक पहुंच रही हैं। नेक्स्ट आता है फिर विकास। अब विकास क्या है? विकास से मतलब है संचार माध्यमों को राष्ट्रीय विकास का एक प्रमुख माध्यम माना गया है। संचार माध्यम जो होते हैं, संचार साधन जो होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों और सामान्य लोगों को एक दूसरे के पास लाता है, क्योंकि कोई कहीं भी बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के पास कोई मैसेज भेजकर अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकता है, जिससे सामान्य लोगों की जो समस्याएं हैं और वो उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको समझकर विकास संबंधी नीतियां बनाने में भी सहायता मिलती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि संचार माध्यमों का विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। संचार माध्यमों के कारण ही विकास की गति की तीव्रता हुई है और इसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों के जो विचार हैं, जो लोगों के व्यूज़ हैं, वो लोगों को एक दूसरे से के निकट लाकर और लाते हैं, जिससे विश्व के लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो ये हमारे हो गए संचार के माध्यम। आगे अब हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम कि ये जो संचार प्रौद्योगिकी है ये क्या है।
देखिए, जो संचार प्रौद्योगिकी है इसका तात्पर्य है सूचना को नियंत्रित करने और संचार में सहायता देने के लिए विकसित और प्रयोग की जाने वाली विभिन्न टेक्नोलॉजी से है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि संचार प्रौद्योगिकी में सूचना को नियंत्रित करने और संचार में सहायता देने के लिए विकसित और प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी से है। आज जो है वैश्विक स्तर पर संचार प्रौद्योगिकी में हो रहे आविष्कारों और परिवर्तनों के कारण पूरा विश्व संचार क्रांति के दौर से गुजर रहा है। संचार प्रौद्योगिकी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज नया, हर सब कुछ नया है और वो किसी भी समय पुराना हो सकता है। आज जो चीज़ आ गई वो आज नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हो सकता है 1 घंटे बाद ही वो पुरानी हो जाए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन हमारे पास नई आ रही है। ठीक है। आज के युग में, कंपटीशन के युग में, लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसमें पारंपरिक और आधुनिक संचार माध्यमों तक लोगों की आसान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी के विकास के कारण किसी भी क्षेत्र में संबंधित सूचनाएं कहीं भी और कभी भी और किसी भी समय आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत उसे गूगल करते हैं और हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में संचार प्रौद्योगिकी सबसे अहम भूमिका निभा रही है। क्या बच्चों, आप जानते हैं कि भारत का जो पहला टीवी ट्रांसमीटर है वो गुजरात के पिच गांव में लगाया गया था, जिससे उपग्रह द्वारा दिल्ली से अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ स्थानीय भाषा के कार्यक्रम भी प्रसारित होते थे। तो ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, संचार प्रौद्योगिकियों का वर्गीकरण। इसमें हम 2 तरह की प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केबल आधारित प्रौद्योगिकियां, ठीक है, लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, और सेकंड हम पढ़ेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजीज या फिर बेतार प्रौद्योगिकियां। दोनों टेक्नोलॉजीज ध्यान से समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कौन सी प्रौद्योगिकी? लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी। जो लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, इसमें इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जो सेंडर है और रिसीवर है उसके बीच जो संचार होता है उसमें तार का प्रयोग किया जाता है। जैसे लैंडलाइन टेलीफोन, पहले लैंडलाइन टेलीफोन होते थे वो तार से चलते थे, वो तारों के माध्यम से टेलीफोन क्या करता था, एक्सचेंज से जुड़ा होता था। इसी प्रकार से केबल टीवी भी हो गए, जिसमें जो भी प्रौद्योगिकी किससे चल रही है, तार से चल रही है। ठीक है, वो इसके अंतर्गत आती हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेतार प्रौद्योगिकी या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजीज। ये क्या होती है? इनका तात्पर्य उन प्रौद्योगिकियों से होता है जिनमें प्रेषक जो सेंडर है और प्राप्तकर्ता है रिसीवर है, उनके बीच संचार के लिए वायर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में कोई तार नहीं होता। इसके और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं रेडियो। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ब्लूटूथ होती है ना फ़ोन में। प्रौद्योगिकी ये जो जितनी भी होती हैं ये सब बेतार प्रौद्योगिकी के ही उदाहरण हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें कम संरचना की आवश्यकता होती है, परंतु जो इनका प्रयोग है केबल आधारित प्रौद्योगिकियों की अपेक्षा महंगा होता है। केबल आधारित जो प्रौद्योगिकियां होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्लूटूथ क्या है। व्हाट इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम देखते हैं। ब्लूटूथ से वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ। ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है ये क्या है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और जितने भी छोटे छोटे उपकरण होते हैं उनमें कम दूरी वाला रेडियो आवृत्ति संपर्क है, जो 1 Mbps की दर पर ध्वनि और डाटा को प्रेषित कर सकता है। इस प्रौद्योगिकी में डाटा संप्रेषण की गति समानांतर और श्रेणीबद्ध पोर्टों की औसत गति की तुलना में 3 से 8 गुना अधिक होती है। यह क्या होता है, ठोस होता है। अधातु वस्तुओं के माध्यम से भी ये क्या कर सकता है, प्रेषण कर सकता है। और ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है इससे ही मोबाइल फ़ोन,
हैंडसेट या फिर फ्री हैंडसेट या फिर कार किट के बीच संचार होता है और उस पर उसको हम वायरलेस कर सकते हैं और उसको वायरलेस किया जा सकता है। तो ये होती है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं रेडियो। देखिए, रेडियो और टीवी ये दो ऐसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने संचार माध्यम के रूप में कार्य करते हुए पूरा विश्व का जो सिनेरियो है उसको बदल दिया है। रेडियो पूरे विश्व के श्रोताओं को प्रभावित करता है, पहले भी करता था और आज भी करता है। इसके बाद हम लेते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियां। अब आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियां कौन कौन सी हैं? आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी में हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स, विजुअल टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरैक्टिव वीडियोस और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों माइक्रो कंप्यूटर्स। ये इसकी फर्स्ट टेक्नोलॉजी है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। देखिए, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटा होता है और अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा कैसा होता है? सस्ता होता है। आकार में छोटा और हल्का होने के कारण इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और इसी कारण से परियोजना जो स्थल होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग डाटा प्रोसेसिंग, सूचनाओं का रिकॉर्ड रखने या फिर अनुसंधान या रिसर्च करने और उसके अलावा क्षेत्र कार्य से जुड़ी सूचनाओं को कलेक्ट करने और उचित मूल्य पर यह सूचना सामग्री को प्रकाशित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट हम इसके बाद लेते हैं विजुअल टेक्स्ट या फिर दृश्य पाठ। ये जो विजुअल टेक्स्ट होता है ये जो है केबल नेटवर्क या फिर केबल सिस्टम, इनके माध्यम के द्वारा मुख्य कंप्यूटर से घर के टीवी सेट या फिर आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ इसको जोड़ दिया जाता है और वहाँ पर ये आपका जो वीडियो टेक्स्ट है या वीडियो डाटा है ये आ जाता है। ये एक परस्पर सेवा है जिससे दर्शक अपनी पसंद का पाठ या फिर डाटा देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल आप सबको पता ही है, आप सब ईमेल चलाते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेंडर से रिसीवर तक भेजती है। ईमेल प्रक्रिया में जमीनी डाक प्रक्रिया होता है उसकी अपेक्षा क्या होता है, ये बहुत थोड़ा सा इसमें समय लगता है। इसमें संदेश या जानकारी कागज पर नहीं जाती बल्कि सीधे कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से दूसरे ईमेल के एड्रेस पर पहुंच जाती है। मेल बॉक्स की सुविधा के कारण इसका ये जो प्रक्रिया है इसमें एक संदेश को एक साथ बहुत सारे एड्रेस पर भी हम भेज सकते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं और ये संदेश जो भेजे गए हैं ईमेल आईडी पर जो हम भेजते हैं इनका पूरा रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर उपग्रह संचार। विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाने वाला संचार उपग्रह संचार कहलाता है। ये जो उपग्रह संचार है इसको शुरू करने के लिए संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाता है और वायु वाहित या अंतरिक्ष वाहित प्लेटफार्मों पर लगाए गए प्रकाशीय संवेदकों की सहायता से सूचनाओं, जानकारियों इन सबको विश्व भर में प्रेषित कर दिया जाता है। और आज मेरे ख्याल से कोई ऐसा देश होगा जहां उपग्रह संचार की पहुंच ना हो। इससे न केवल संचार के क्षेत्र में बल्कि मानव जीवन से जुड़े बहुत सारे क्षेत्रों में भी क्रांति ला दी गई है। आपने देखा भी होगा सैटेलाइट के मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि किस रोड पर जाम लगा हुआ है, किस रोड पर जाम नहीं लगा हुआ है। सैटेलाइट के माध्यम से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे बहुत दूर दूर की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली दूर संचार प्रणाली उपलब्ध कराता है और इससे बहुत बेहतर क्वालिटी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा, उसके अलावा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को भी विकास का एक लाभ उपलब्ध कराती है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति के लिए प्रयोग में आ रही है और इसने एक विशेष क्रांति हमारे जीवन में ला दी है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरैक्टिव वीडियोस या फिर पारस्परिक क्रियात्मक वीडियोस।
ये जो इंटरैक्टिव वीडियोस हैं, इनका तात्पर्य ऐसे वीडियो तंत्र से है जो कंप्यूटर और वीडियो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार के वीडियो मल्टीमीडिया मीन्स विभिन्न प्रकार के मीडिया माध्यमों जैसे कि पाठ या फिर फोटोग्राफ, स्थिर फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो, स्लाइड इत्यादि के उपयोग के लिए तैयार किए जाते हैं। विभिन्न रूपों से में संग्रहित संदेशों में से उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार संदेश प्राप्त करते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सी वीडियो देखें और कौन सी ना देखें। उपभोक्ता के सिस्टम के प्रति जो भी अनुक्रिया होती है उसी के अनुसार आगे का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। तो इन्हें हम कहते हैं इंटरैक्टिव क्रियात्मक वीडियोस। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती हैं दूर सम्मेलन या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मीनिंग है कि ऐसा पारस्परिक क्रियात्मक समूह संचार से है जिसमें भौगोलिक रूप से एक दूसरे से घर बैठे हम बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम जब गूगल मीट पर क्लास करते हैं तो हम वो किससे करते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग से। हम गूगल मीट पर बहुत दूर बैठे हुए भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के कारण लंबी दूरी की यात्रा किए बिना भी बहुत सारी बैठक जो होती हैं वो घर पर बैठकर ही हम कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल और टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये सब इसी का एक रूप है। तो इस प्रकार से संचार प्रौद्योगिकी ने संचार को क्या कर दिया है? बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है और विश्व भर में अधिक से अधिक लोग इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और विशेष रूप से आजकल के कोरोना महामारी चल रही है, पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में हमें संचार की जो विधियां हैं इन्होंने एक दूसरे के बहुत नज़दीक लाए हैं और हमारी जितने भी हमारी क्लासेस होती हैं उनको बहुत इजी बना दिया है। इसके बाद हम आज का क्विज लेते हैं। अब आता है आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी बच्चे क्विज जरूर सॉल्व करेंगे। दूर सम्मेलन किस प्रकार का संचार है? पारस्परिक क्रियात्मक समूह संचार, समान स्थान पर लोगों द्वारा किया गया सम्मेलन, दूर देशों का सम्मेलन या फिर सभी। जब आप क्विज सॉल्व करोगे तभी फीडबैक मिलेगा और तभी हमारा संचार कंप्लीट होगा। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल किस संचार माध्यम का भाग है? ABCD, जो भी ऑप्शन सही हो आप उसको आंसर करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो निम्न में से किसका संयोजन है? परस्पर लोगों की बातचीत की वीडियो, कंप्यूटर एवं वीडियो के संयोजन का वीडियो या टीवी का वीडियो या फिर सभी। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था, आज हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। सभी बच्चे चैप्टर 6 की दोनों वीडियोस जरूर देखेंगे, दोनों क्विज सॉल्व जरूर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।